नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप लोग देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब अमेरिकी दौरे पर हैं। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इस पर आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ से आप जाएंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये यूनाइटेड स्टेट्स। इसे आप लोग सामान्य तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका और अमेरिका के कह देते हैं, ठीक है। तो यहीं की बात हो रही। वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी। न्यूयॉर्क आप देखिए ये है जहां संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय आपको लोगों को देखने को मिलेगा। तो यही की बात हो रही है। अब आप जाएंगे तो आप देखते हैं कि बहुत सारे समझौते होंगे। तो प्रधानमंत्री साहब, आतंकवाद पर मोदी बाइडेन ने पाकिस्तान को घेरा और शीर्ष नेताओं की वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान से पाकिस्तान में चिंता की लहर। और भारत और अमेरिका ने चीन का दिया परोक्ष संकेत। या अब आप देखिए पाकिस्तान को आप लोग किसकी आतंकियों की फैक्ट्री कहते हैं या नहीं कहते हैं। देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। और आप देखिए 1947 तक हमारा हिस्सा था। 1947 में जब हमसे भारत से अलग हुआ था तो बांग्लादेश भी इसी को मिला था। लेकिन 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उस समय ये अलग अलग हो गया था बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है। और चाइना से देखें तो लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी चाइना से लगती है। जब भी किसी देश के बारे में चर्चा होती है और हमारे पड़ोसियों के बारे में चर्चा होती है तो देख लिया करिए किस राज्य की सीमा लगती है उस देश से, ठीक है। तो रात में एयर कंडीशनर चलाने पर देना होगा ज्यादा बिल। ये आप देखते हैं कि लागू होगी टाइम ऑफ डे टैरिफ पॉलिसी। दिन में 20% तक सस्ती होगी बिजली, ग्राहकों को मिलेगा लाभ। और पीक आवर में दर 10 से आप देखिए 20% तक ज्यादा होगी और सौर और दूसरी नवीकरणीय ऊर्जाओं को मिलेगा इससे बढ़ावा। और 2021-22 में 1.60 करोड़ रुपए की बिजली बचाई। और आप देखते हैं कि जैसे ही गर्मी आती है तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में क्या रहता है, बिजली की मांग बढ़ने लगती है। महाबैठक, एकजुटता पर विपक्ष सहमत, केजरीवाल शरद पर अड़े। ये आप सभी जानते हैं कि देखिए पटना बिहार में क्या थी, 2024 के लिए लोकसभा चुनाव है ना, 547 सीटें हैं लोकसभा में, तो उसी के लिए गठबंधन की बात हो रही है। हाँ देखिए बड़ी मुश्किल है गठबंधन होना, लेकिन इतना यकीन मानिए अगर गठबंधन इन सब का हो गया तो भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, इतना भी मान लीजिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग ये सब चुनाव करवाता है, जो एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। और आप देखिए कब 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। ये बिहार के पटना में हुई है। नीतीश कुमार साहब आजकल आप देख रहे हैं कि पहले बीजेपी के साथ थे, अब कांग्रेस और आरजेडी के साथ आ चुके हैं ना। बिहार की राजधानी पटना है। और आप देखेंगे कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री है। राजेंद्र अर्लेकर राज्यपाल है। विधानसभा में 243 सीटें हैं। विधान परिषद में आप देखते हैं कि 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। लोकसभा में 40 सीटें देखने को मिलेंगी। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है क्या आपका बिहार। ये आप देखिए। और रिहा हो गया सजा काटने के बाद फिर गिरफ्तारी का हाईकोर्ट ने लिया कोर्ट ने लिया संज्ञान। हाईकोर्ट की विशेष पीठ ने रिहा करने का जारी किया आदेश। ये आप देखते हैं कि एक ही मामले में 2 बार सलाखों के पीछे पहुंचने के कारण लखीमपुर खेरी के राजनारायण की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि इसीलिए तो हमारी जो इनकी पत्नी ने ही दर्ज कराया था दुष्कर्म का मुकदमा। और इसीलिए हमारी आप देखिए न्यायपालिका पर, न्याय व्यवस्था पर, और आप देखते हैं कि पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं कि एक ही मामले में आप देखते हैं कि 2 बार सजा देने की बात हो रही है। तो उसी को लेकर बात हो रही है। मोदी का चला जादू, 79 बार तालियां, 15 स्टैंडिंग ओवेशन। या अमेरिकी संसद में पीएम के साथ सेल्फी और ऑटोग्राफ की सांसदों में लगी होड़। मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारों से गूंजता रहा है पूरा कैपिटल है। ये आप देखिए वहीं की बात हो रही है अमेरिका की। ये आप देखेंगे कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं।
इन्हें भी देख लिया करिएगा। आईआईटी दिल्ली में होगा ओपन हाउस। जेई एडवांस में चयनित दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों के लिए होगा आयोजन। उम्मीदवारों को आईआईटी दिल्ली परिसर की कार्यशैली को जानने का भी मिलेगा मौका। एशिया के टॉप विश्वविद्यालयों में जामिया 128वें स्थान पर है। और टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग हुई है ना जारी, उसी में आप लोग देखेंगे। भारत के 75 विश्वविद्यालय इसमें जगह बनाने में कामयाब रहे और जामिया मिलिया 128वें स्थान पर है। लंदन वेस्ट वेस्ट टाइम हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में जामिया ने देश के शीर्ष 10 संस्थानों में प्रवेश करके एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। और टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के 13 प्रदर्शन संकेतकों व मापदंडों पर 31 देशों के 669 विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन का आकलन किया है। और हाल ही में घोषित द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में इसे 601 से 800वां स्थान दिया गया था। चलिए, पीएम मोदी की मिस्र यात्रा आज से अल हकीम मस्जिद भी जाएंगे। आप देखें प्रधानमंत्री साहब अल हकीम मस्जिद की बात करें तो आप देखेंगे कि 10वीं सदी के अंत में हुआ था मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू और 13,560 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली हुई है ये मस्जिद। 4,000 वर्ग मीटर के 4 बड़े हॉल हैं मस्जिद में। नमाज अदा करने के लिए आप देखते हैं कि बने हैं 4 बड़े हॉल। आयताकार मस्जिद में कुल 11 द्वार हैं, बीच में एक बड़ा आंगन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आप देखिए इस ऐतिहासिक मस्जिद का नाम 16वें फातिमिद खलीफा अल हाकिम अम अल्लाह के नाम पर है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए, और आप देखिए वर्ष 1013 में अल हकीम ने इसके निर्माण कार्य को पूरा करवाया था। रक्षा क्षेत्र में खरीदार और विक्रेता के रिश्तों से आगे बढ़े भारत अमेरिका। लड़ाकू विमान का इंजन बनाने के समझौते ने तैयार किया आधार है, आप देखेंगे। अब आप देखिए जाएंगे तो कुछ तो समझौते होंगे, ठीक है। एआई पर वैश्विक साझेदारी की अगुवाई करे भारत, बाइडन साहब करें। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात हो रही है। और आजकल आप देखिए इसके बारे में बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो याद रखिएगा मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति में कई मुद्दों को लेकर हुई द्विपक्षीय वार्ता। सेमीकंडक्टर, दूरसंचार, अंतरिक्ष, कंप्यूटरिंग में अमेरिका करेगा निवेश और 5G और अब 6G तकनीक को ज़्यादा सुरक्षित बनाए जाने पर हुआ विमर्श। सेमीकंडक्टर कंपनियों ने भारत में $3.15 अरब के निवेश की घोषणा भी की है। तिरंगे के रंग में जगमगाई न्यूयॉर्क की वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत, आप देखेंगे। प्रधानमंत्री साहब गए हुए हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आप सभी जानते हैं कि स्वागत तो भव्य होगा ही। पीएम ने रेशमी धागों से जोड़ा झारखंड का अमेरिका से नाता, ये आप देखेंगे। झारखंड के गोड्डा जिले के भगैया और सरायकेला के कुचाई के तसर सिल्क की देश भर में मांग है। देश के तसर सिल्क का उत्पादन में 50% से अधिक है झारखंड की रेशमी हिस्सेदारी। ये आप देखिए राष्ट्रपति जो बाइडन को उपहार में दिया गया ना, ये तो उसी की बात हो रही है। ये आप देखिए अहिंसा सिल्क के नाम से भी जाना जाता है कुचाई का रेशम। सरायकेला की कुचाई का तसर सिल्क अहिंसा सिल्क के नाम से जाना जाता है। इसकी वजह है कि इस रेशम के निर्माण में के क्रम में रेशम के कीट को मारे बगैर उसे धागा निकाला जाता है। इस कारण जैन समाज के लोग भी इसे काफी पसंद करते हैं। ये सब आप देखेंगे राजनीति की बातें हो रही हैं और हमारे देश में राजनीति तो आप देखते हैं 12 महीना चलती है और आप देखते हैं बहुत खतरनाक राजनीति चलती है। हिंदू मुस्लिम जाति पाति मंदिर मस्जिद इसी पर पूरी घिरी रहती है और एक दूसरे पर बयानबाजी में आप देखते हैं कि पीछे नहीं रहते हैं। तो चलिए वही सब। केंद्रीय कर्मचारियों की बायोमेट्रिक सिस्टम से उपस्थिति होगी अनिवार्य। लापरवाही की शिकायत के बाद सरकार ने सख्ती का मन बनाया। ये केंद्र सरकार ने अपने सभी विभाग से आधार से जुड़े बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था को अनिवार्य करने के लिए कहा है। और अब आप देखिए कि जाना जरूरी होगा वरना पकड़े जाओगे। बायोमेट्रिक आप देखते हैं। क्वांटम मिशन से उच्च शिक्षा संस्थानों में जोड़ने का चलेगा अब मिशन। 6,000 करोड़ रुपए से अधिक के नेशनल क्वांटम मिशन को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने
उच्च शिक्षण संस्थानों से जागरूकता अभियान शुरू करने के निर्देश दिया है इसमें। ये आप देखेंगे, एक आर्यन खान गिरफ्तारी मामले में नार्को टेस्ट कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व जनरल है ना, जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी पर रही सीबीआई को सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इस तरह की संस्थाओं के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा, ठीक है। रेलवे में शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए अमेरिका से करार। अगले 7 साल के भीतर शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य। करार के तहत रेलवे को तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। अच्छी बात है। पूर्वांचल एक्सप्रेस पर सुखोई और जगुआर ने किया पूर्वाभ्यास। ये आप देख लीजिए। हत्या से पहले एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की पिता पुत्र की सजा। इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फंसाने के लिए पुलिस ने प्राथमिकी का समय बदला। और ट्रायल कोर्ट ने 1998 में पिता पुत्र को सुनाई थी उम्र कैद की सजा। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है और संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। अब आप देखिए, असम के 22 जिलों के में बाढ़ का कहर, 2 की मौत, 5 लाख लोग प्रभावित हुए। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हर साल हमारे देश में क्या रहता है, एक बरसात का मौसम आता है और आप देखते हैं कि फिर क्या हो जाता है, पानी पानी हो जाता है और आप देखते हैं कि बाढ़ से लोग परेशान होते हैं। और जैसे ही ये मौसम खत्म होता है हम फिर भूल जाते हैं और हम लोग स्थायी कोई समाधान नहीं करते इसका। असम अगर आप लोग देखना चाहें तो असम ये है, दिसपुर इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखिए कि पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान, बांग्लादेश से लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। गुलाब चंद कटारिया राज्यपाल हैं। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें, लोकसभा में 14 सीटें देखने को मिलेंगी। 78,438 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो कोई स्थायी समाधान हो, समझ रहे हैं। एसजीपीसी के जनरल हाउस में रद्द हो सकता है एक्ट में संशोधन। इस और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल हाउस की बैठक 26 जून को होगी। उसी पर आप देखते हैं ये चल रहा है ना, केंद्रीय गृह मंत्री और राज्यपाल से प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देने की एसजीपीसी कर सकती है अपील। और आप देखते हैं कि गुरुद्वारा एक्ट, ये आप देखिए सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 के में केवल केंद्र सरकार को ही संशोधन करने का हक दिया गया है। और उनका कहना है कि कोई भी संशोधन के लिए एसजीपीसी के जनरल इजलास में पास किया जाता है। पास किए गए प्रस्ताव को एसजीपीसी की तरफ से पंजाब सरकार को मंजूरी देने के लिए भेजा जाता है। इस जिम कॉर्बेट पार्क में बाघ देखने के नियम तोड़े तो फिर नहीं कर पाएंगे सफारी। ये आप देखते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड की बात कर रहा हूं मैं। कहाँ है, उत्तराखंड में आप लोग देखते हैं ना, उसी की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि 1936 में स्थापित किया गया था। नैनीताल जो देखते हैं ना उत्तराखंड में, वहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा। 1318 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये आप देखिए उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए चाइना और नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिलेगी। ये पशुओं में होने वाले वायरल डायरिया की जांच किट तैयार हुई। भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान ने पशुओं में वायरस से होने वाले वायरल डायरिया का पता लगाने के लिए जांच किट तैयार की है। ये पहली स्वदेशी किट है। इसके अगले वर्ष बाजार में आने की संभावना भी है, जताई जा रही है।
ये अम्बुबाची उत्सव पर एक दूसरे को लगाया गया सिंदूर। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में शुक्रवार को अम्बुबाची उत्सव के दौरान एक दूसरे को सिंदूर लगाती महिलाएं। मुख्य रूप से यह उत्सव जून में असम में मनाया जाता है और जब माँ कामाख्या ऋतुमती रहती है इस दौरान माँ के मंदिर में कपाट भी बंद रहते हैं और ये अब 26 जून को खोले जाएंगे। नीलांचल पर्वत पर स्थित मंदिर पर पहुंचने वाले तीर्थयात्री रंगीन पारंपरिक पोशाक पहनकर प्रार्थना और मनौती मांगते हैं। ये पुरातात्विक स्थलों और जलप्रपातों के संग कीजिए धार्मिक पर्यटन। ये छत्तीसगढ़ की बस्तर संभाग की यात्रा है। समृद्ध पर्यटन पैकेज यहाँ अति प्राचीन मृतक स्तंभ आदिवासी संस्कृति से कराते हैं परिचित। ये आपको देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ देखना चाहें तो आप देखते हैं कि ये छत्तीसगढ़ आपको देखने को मिलेगा। ये मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था छत्तीसगढ़। और आप देखेंगे इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड से लगती है। कब बनाया गया था? 1 नवंबर सन 2000 की बात है ना ये तो। और आप देखते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब हैं। विधानसभा में 90 सीटें, राज्यसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 11 सीटें। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब आप देखेंगे ये संपादकीय पार्ट है और ये आप लोगों को मुख्य परीक्षा हो, प्रीलिम्स हो, इंटरव्यू हो, एक सामान्य जानकारी मिलने की बात हो, हर जगह आपको फायदा पहुंचाता है। और याद रखिए जो अन्य न्यूज़पेपरों के महत्वपूर्ण एडिटोरियल रहते हैं ना, उन्हें मैं फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ, चाहे वो इंग्लिश के हो या हिंदी के हो, तो वहां जाकर आप लोग पढ़ लिया करिएगा, ठीक है। आतंकियों संग खुलकर खड़ा चीन। कौन? चाइना। चीन ने फिर वही खेल खेला जिसमें उसे महारत हासिल हो गई है। इसी फितरत के कारण वह दुनिया भर में बदनामी में भी झेलता है। चीन ने 20 जून को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 अलकायदा सैंक्शन कमेटी द्वारा पाकिस्तान आतंकी साजिद मीर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किए जाने के प्रस्ताव पर अपना वीटो इस्तेमाल करते हुए इस पहल को आखिरी क्षणों में रोक दिया है। ये आप देखिए जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है ना, यूएनएससी के नाम से भी जानते हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से आप लोग जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। और आप देखें इसको हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में देखने को मिलेगा। और ये जो यूएन है ना, संयुक्त राष्ट्र, उसी के जो 6 अंग हैं उनमें से एक ये भी है, ठीक है। इसमें 15 सदस्य आपको देखने को मिलते हैं। 5 तो स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं। जो 5 स्थायी सदस्य हैं, जो जिसमें चाइना, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है, इनके पास इस तरह के स्थायी सदस्यों के पास इस तरह की शक्ति है कि कोई प्रस्ताव आता है, मान लीजिए सभी देश एक मत है उस प्रस्ताव के पक्ष में, लेकिन एक देश अगर उसमें से आप देखिए उस प्रस्ताव के विरोध में है तो वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। यहां बहुमत का कोई काम नहीं चलता है। तो इसलिए आप देखते हैं कि चाइना जब मन होता है उसका अड़ंगा फंसा देता है, रोक देता है। और इसीलिए आप देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को शामिल करने की बात होती रहती है, सुधार होने की बात होती रहती है। तो आप देखते हैं कि मीर लश्कर ए तोबा का वही आतंकी सरगना है जो मुंबई पर हुए आतंकी हमले के दौरान आतंकियों को दिशा निर्देश दे रहा था। और उस आतंकी हमले में सैकड़ों लोग मारे गए और इनमें पुलिसकर्मियों से लेकर आप देखिए कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे। भारत और अमेरिका के अलावा कई देशों की सरकारें साजिद मीर को इस आतंकी हमले में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए दोषी करार दे चुकी है। अमेरिकी सरकार ने उस पर $50 लाख का इनाम भी घोषित किया। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब चीन ने बेशर्मी और अंतर्राष्ट्रीय न्याय की सभी सीमाएं लांघते हुए किसी दुर्दांत आतंकी को बचाने के लिए अपने वीटो और कूटनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया है। इससे पहले सुरक्षा परिषद में ही उसने जैश ए मोहम्मद के सूत्रधार मसूद अजहर और लश्कर ए तोयबा और जमात उद दावा की डिप्टी चीफ अब्दुल रहमान मक्की जैसे डिप्टी चीफ अब्दुल राऊफ असगर, लश्कर के शाहिद मसूद और तलहा सईद जैसे खूंखार आतंकियों को संयुक्त राष्ट्र और दुनिया की कई सरकारों की गिरफ्त में आने से बचाया है। और साजिद मीर को बचाने के लिए पहले तो पाकिस्तान सरकार ने कहा कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन दुनिया के सामने भेद खुल जाने के बाद पाकिस्तान में उसे 15 साल कैद की सजा सुनाई गई।
असल में सजा का असली मकसद मीर को अंतर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था से सुरक्षा प्रदान करना था। और यहाँ इनके यहाँ देखिए सजा का कोई मतलब नहीं होता है। मालूम चला कि वो सजा काट रहा है, घूम रहा है, आप देखिए सड़कों पर। और आप देखेंगे कि मसूद अजहर के बचाव के लिए तो चीन सरकार ने 2009, 2016, 2017 में 3 बार वीटो प्रयोग किया था, लेकिन 2019 में उसका बचाव नहीं किया, क्योंकि तब तक चीन ने उससे जो फायदे उठाने थे वह उठा चुका था। अमूमन लोग समझते हैं कि चीन ऐसे अनैतिक कदम अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान को खुश करने के लिए उठाता है, लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सक्रिय इन जिहादी आतंकियों को बचाने के पीछे चीन का अपना एक बहुत बड़ा स्वार्थ भी है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्हें बचाने से पहले चीन उन्हें सालों साल तक हथियार, पैसे की भरपूर सुरक्षा भी प्रदान करता रहा। अलग अलग आतंकी गुटों पर नियंत्रण रखने वाले इन लोगों का इस्तेमाल चीन सरकार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कई मध्य एशियाई देशों में सक्रिय ऐसे उइगर नेताओं और हथियारबंद लड़ाकों की हत्या करने के लिए करती आई है, जो चीन के मुस्लिम उपनिवेश सिंजियांग ईस्ट तुर्किस्तान को चीन से मुक्त कराने के अभियान में लगे हुए थे। चीन ने तिब्बत पर आप देखिए 1951 में जबरन कब्जे से 2 साल पहले 1949 में ईस्ट तुर्किस्तान पर भी कब्जा कर लिया था, और तब चीन ने इसे सिंजियांग का नाम दिया था, जिसका अर्थ होता है नया फ्रंटियर। और आप देखेंगे कि चाइना की विस्तारवादी नीति है, हर राज्य से आप देखते हैं, हर देश से उसका सीमा विवाद चलता है, कहीं ना कहीं वो कब्जा करने की कोशिश करता रहता है। तिब्बत पहले आज़ाद हुआ करता था, हमारी सीमा चाइना से लगती ही नहीं अगर तिब्बत आज आज़ाद होता, लेकिन उस तिब्बत पर उसने कब्जा कर लिया। चीन के अत्याचारों से त्रस्त होकर सिंजियांग के कई लाख उइगर अपना देश छोड़कर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों में चले गए, और इनमें से कई लोग आज भी अपनी तरह से अपने देश की मुक्ति का अभियान चला रहे हैं। इनमें से कई प्रमुख उइगर नेताओं और लड़ाकों की हत्या कराने के लिए चीन सरकार उपरोक्त आतंकी सरगनाओं से सीधे मिलकर या फिर आप देखिए फिर पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के माध्यम से आतंकी गुटों का इस्तेमाल करती आ रही है। और संयुक्त राष्ट्र में इन आतंकी सरगनाओं को समर्थन देने के पीछे चीन का उइगर विरोधी अभियान भी एक मुख्य कारण है, और इनमें कई आतंकवादी संगठन और सरगना ऐसे भी हैं जो चीन के सहयोग से कश्मीर में भारत विरोधी अभियान चलाकर भी बीजिंग के लिए अपनी उपयोगिता सिद्ध कर चुके हैं। दुनिया यह देखकर हैरान है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जहां अन्य देशों के साथ अपने रिश्तों में आतंकवाद को एक मुद्दा बताते हैं, तो वहीं सुरक्षा परिषद जैसे निर्णायक मंच का इस्तेमाल ऐसे घोषित आतंकियों को बचाने के लिए करते हैं। दुनिया अच्छी तरह देख चुकी है कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल समेत कई देशों में आतंकियों को पैसा, ट्रेनिंग, हथियार, सुरक्षा और राजनीतिक समर्थन देने के लिए कुख्यात चीन की सरकार ने 2001 में अमेरिका की 9/11 वाली आतंकी घटना के बाद अचानक ही खुद को आतंकवाद विरोध लड़ाई का नायक घोषित कर दिया था। चीनी नेताओं द्वारा इस तरह अचानक मुखौटा बदलने के पीछे असली कारण यह रहा कि अपने 2 प्रमुख उपनिवेशों तिब्बत और सिंजियांग में जारी मुक्त अभियानों को बदनाम करने के लिए उसने इस मुक्ति आंदोलनों और उनके नेताओं को आतंकी घोषित किया था। जिनपिंग के इस अभियान में इससे ज़्यादा हास्यास्पद भला क्या हो सकता है कि उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित तिब्बती नेता दलाई लामा को भी आतंकी घोषित किया था। और यहाँ तक कि पिछले कुछ वर्षों में तिब्बत के भीतर चीनी कुशासन के खिलाफ विरोध जताने के लिए आत्मदाह करने वाले 155 तिब्बती युवाओं को भी चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने आतंकवादी घोषित किया। और इन परिस्थितियों में न्यूयॉर्क में भारत के स्थानीय मिशन की संयुक्त सचिव प्रकाश गुप्ता की यह टिप्पणी चीन और संयुक्त राष्ट्र दोनों को आईना दिखाने के लिए काफी। यदि हम कुख्यात आतंकियों को संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकियों की सूची में शामिल नहीं कर पा रहे हैं, तो यह आतंकी चुनौती से निपटने की इच्छा शक्ति में कमी को दर्शाता है, और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। चीन ने साजिद मीर को ढाल बनना ऐसे क्या वक्त पसंद किया है। जब भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिकी यात्रा पर थे, उसे अमेरिका और भारत की मित्रता रास नहीं आ रही थी, और आप देखेंगे यह कूटनीतिक दिवालियापन है कि वह अपनी खींच निकालने के लिए आतंकियों संग खड़ा होकर पसंद कर रहा है। लेखक है वरिष्ठ पत्रकार और सेंटर फॉर हिमालयन एशिया स्टडीज एंड एंगेजमेंट के चेयरमैन हैं। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। इनका नाम है विजय क्रांति। ठीक है। आपातकाल की खौफ भरे दिन, ये आप देखिए आपातकाल में सेंसरशिप के कारण कौन कौन नेता कहां कहां गिरफ्तार हुए, ऐसे समाचार भी नहीं छपने दिए थे। ये आप देखिए 25 जून 1975 को रात को जो आपातकाल लगाया गया था ना इंदिरा गांधी के समय की, उसी समय की बात हो रही है, और बड़े बड़े नेताओं को उठाकर जेल में डाल दिया गया था। और इसलिए आप देखते हैं कि बहुत सारे अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इतने अच्छे अच्छे काम किए इंदिरा गांधी ने, लेकिन आपने देखा होगा कि उसी काम उनके राष्ट्रीय आपातकाल के कारण उनकी आप देखिए बुराई की जाती है और काला अध्याय माना जाता है उस समय को। और आप देखते हैं कि फिर उसके बाद चुनाव होते हैं जो, उसमें आप देखते हैं कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हार गई थी चुनाव, तो उसी पर आप देखते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील कुमार मोदी लिख रहे हैं, ठीक है। ईश्वरीय सत्ता, प्रभु महाशक्तिशाली, अत्यंत कृपालु और परम दयालु और सर्वज्ञ है। उसी उसी प्रभु की संतति होने से प्रत्येक मनुष्य स्वयं में एक शक्ति पुंज है। अपने भीतर सन्निहित इस शक्ति के समुचित दोहन से शुद्धि जन अध्यात्म ज्ञान विज्ञान और लौकिकता के उच्चतम शिखर तक पहुंचते हैं। और तथापि आप देखिए अधिसंख्य व्यक्ति आसक्तता, व्यवस्था, विपन्नता और दुख का जीवन बिताने को अभिशप्त है और अज्ञान रूपी आवरण में लिप्त रहने से कस्तूरी मृग की भांति भांति उस आंतरिक दिव्य शक्ति का बोध ही नहीं तो उस पर विश्वास कैसे हो। ये इस जगत का की विडंबना है। ये आप देखिए एक और बात आप लोगों को देखेंगे कि अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ लिया करिएगा, इंटरेस्ट हुआ करे तो, दिलचस्पी हुआ करे तो। भारत की महत्ता, अमेरिकी के राजकीय यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री का व्हाइट हाउस में जैसा भव्य स्वागत हुआ है और अमेरिकी संसद में उनके संबोधन को जिस तरह सराहा गया, उससे यही कुछ स्पष्ट हो रहा है कि तो यही है कि दोनों देशों के संबंध एक नए युग में पहुंच रहे हैं। वैसे तो दोनों देशों के संबंध एक लंबे समय से प्रगाढ़ हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले किसी भारतीय प्रधानमंत्री को अमेरिका में शायद ही इतनी महत्ता मिली हो। इस महत्ता को रेखांकित कर रहे हैं रक्षा, तकनीकी, उद्योग आदि क्षेत्र में हुए वे अनेक महत्वपूर्ण समझौते जो भारत अमेरिका के बीच हुए, और इनमें कुछ समझौते ऐसे हैं जिनके लिए भारत दशकों से प्रयासरत था, जैसे कि GE एरोस्पेस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच युद्धक विमानों के इंजन F414 को मिलकर भारत में बनाने का समझौता। और इस तरह आप देखेंगे कि समझौते दोनों देशों की निकटता को भी रेखांकित कर रहे हैं और एक दूसरे के प्रति भरोसे को भी। अमेरिका का भारत पर बढ़ता भरोसा इस बात का परिचायक है कि भारत विश्व की एक बड़ी शक्ति बनने की राह पर है। दोनों देशों के बीच हुए समझौते यह भी दर्शाते हैं कि आज भारत को जितना आवश्यकता अमेरिका की उससे कहीं अधिक उसे भारत की है। इसका एक कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका का कम होता प्रभाव और भारत का बढ़ता हुआ कद है। वास्तव में आज अमेरिका ही नहीं, विश्व का हर प्रमुख देश भारत को अपने साथ रखना आवश्यक समझ रहा है। और इस पर आश्चर्य नहीं है कि भारतीय प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे पर दुनिया भर के देशों की निगाहें थी। स्वाभाविक रूप से आप देखेंगे कि इनमें चीन और पाकिस्तान भी थे। यह अच्छा हुआ कि भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच शिखर वार्ता के बाद जो संयुक्त बयान जारी हुआ उसमें पाकिस्तान के साथ चीन पर भी निशाना साधा गया, और ऐसा करना आवश्यक था क्योंकि पाकिस्तान जहां आतंकवाद को सहयोग, समर्थन और संरक्षण देने से बाज नहीं आ रहा है, वहीं चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के चलते एशिया ही नहीं पूरे विश्व के लिए खतरा बन गया है। और भारत के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव से चीन की किस तरह खींच रहा है इसका पता इससे भी चलता है कि उसने शर्म संकोच त्याग कर ठीक उस समय मुंबई हमले की साजिश में शामिल लश्कर की आतंकी सरगना साजिद मीर की ढाल बनना पसंद किया। और जिस वक्त भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका में थे, यह चीन की हताशा और निर्लज्जता का चरम था। उसने अपनी रवैये से यही प्रदर्शित किया है कि उससे भारत ही नहीं पूरे विश्व को सावधान रहना चाहिए। अमेरिका यह जान रहा है कि चीन के तानाशाही भरे रवैये से निपटने के लिए भारत का साथ आवश्यक है, और वास्तव में इस आवश्यकताओं ने भी अमेरिका में भारत की अहमियत बढ़ाने का काम किया है। यह अहमियत यही बता रही है कि भारत का समय आ गया है। ये आप देखिए ड्रग्स के कारोबार पर प्रहार की बात हो रही है, शराबबंदी हो, बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। चलिए ये भी देख लिया करिएगा। मतांतर के कुचक्र में फंसते बच्चे, ये आजकल आप देख रहे हैं कि धर्म परिवर्तन का मामला काफी चल रहा है। आपका संविधान रोकता नहीं है कि आप धर्म परिवर्तन मत करिए, आप किसी धर्म को मत मानिए, लेकिन वो ये कहता है, क्या कहता है, वो कहता है कि लालच में नहीं होना चाहिए, धोखे से नहीं होने चाहिए, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए वो धर्म परिवर्तन। वरना आप देखिए अगर हमारे संविधान के जनक भीमराव अम्बेडकर कानून मंत्री, पहले कानून मंत्री देश के भीमराव अम्बेडकर साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था, और आजकल आप देख रहे हैं कि जो कानून आ रहा है ना उसमें एक शब्द लिखा रहता है, जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून लागू होता है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से बच्चों का मतांतरण करने वाला एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ। जिम जाने के बहाने बच्चा मस्जिद जाकर नमाज पढ़ने लगा था। पुलिस ने जब मामले की जांच की तो ऑनलाइन गेमिंग के जरिए मतांतर का पूरा खेल सामने आया। इस मामले में पुलिस ने एक मौलवी रहमान और दो सहनवाज
खान उर्फ बद्रो नामक 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। यह गिरोह ऑनलाइन गेमिंग के दौरान 3 चरणों में बच्चों के मतांतरण को अंजाम देता था। पहले चरण में हिंदू नामों से बड़े हैंडलर के जरिए बच्चों को गेम गेम खेलने के लिए उकसाया जाता था। जब बच्चा गेम खेलने लगता तो धोखे से उसे लगातार हराया जाने लगता, जिससे वो निराश होने लगता। तब उसे कुरान की आयतें पढ़ने का सुझाव दिया जाता। आयतें पढ़ने पर बच्चे को जीत मिलने लगती। फिर अपने ही द्वारा निर्मित एक ऐप से ये बच्चों से चैटिंग कर उन्हें इस्लाम के फायदे गिनवाकर उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश शुरू कर देते। इस तरह आप देखिए ऑनलाइन गेमिंग से शुरू हुआ एक कुशक एक बच्चे को ब्रेन वॉश कर मुसलमान बनने पर खत्म होता। समझा जा सकता है कि मतांतरण का धंधा ऑनलाइन स्तर पर भी कितने संगठित और सुनियोजित ढंग से चल रहा है। इस मामले के सामने आने के बाद केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राज चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार देश में 3 प्रकार के ऑनलाइन गेमों को प्रतिबंधित करने की दिशा में काम कर रही है। इसमें एक सट्टेबाजी वाले गेम, मानसिक रूप से हानिकारक गेम, लत बन जाने वाले गेम शामिल हैं। हालांकि इस तरह के गेमों को चिन्हित किया जाएगा, इस पर अभी कुछ भी सामने नहीं आया। सरकार अपने स्तर पर गेमों को प्रतिबंधित करने का काम कर सकती है, लेकिन सवाल है कि क्या इतने से ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा? जवाब है कि नहीं। वास्तव में यह समस्या सरकार से अधिक परिवार के स्तर की है, जिसका समाधान भी इसी स्तर पर करके हो सकता है। यदि पारिवारिक स्तर पर समुचित निगरानी और अनुशासन रखा जाए तथा बच्चों को उचित अनुचित सम्यक समझ प्रदान की जाए तो वे इस तरह की विसंगतियों की शिकार होने से बच सकते हैं। कई अभिभावक आप देखते हैं अपने निजी जीवन में इस कदर मशगूल हो जाते हैं कि बच्चों पर समुचित ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस अनुशासन और मार्गदर्शन से रिक्त वातावरण में यदि कोई बालक ऑनलाइन गेम के कुचक्र में फंसते हुए मतांतरण की ओर बढ़ जाता है तो इससे अचकित होने की क्या बात है। वस्तुतः यह सब भारतीय समाज, विशेषकर शहरी समाज के लिए आत्म अवलोकन का विषय है। एक और बात बताऊं, कई इस तरह के आप देखते हैं कि टास्क दिए जाते हैं बच्चों को गेम्स में कि वो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो बच्चों पर ध्यान देना चाहिए माँ बाप को। और मुझे लगता है कि आज के समय में आप देखिए माँ बाप के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बच्चों पर ध्यान दें अपने। और आप देखिए वो स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है वो भी चेक नहीं कर पाते हैं। उनके बच्चों की हालत देखिए। देश में ही बने नागरिक विमान। इंडिगो ने घोषणा की कि वह यूरोपीय विमान निर्माता एयरबस से 500 विमान नागरिक विमान खरीदी। कुछ महीने पहले एयर इंडिया ने भी एयरबस और बोइंग का कुल 470 विमानों का ऑर्डर दिया था। अब भारत में जिस तरह से नागरिक विमानों की मांग बढ़ रही है, उसे केवल आयात के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। अब समय आ गया है कि मेक इन इंडिया के तहत देश में नागरिक विमान बनाने की पहल की जाए। अच्छी बात है और आप देखें हमें खुशी होगी अगर ऐसा होता है तो। आप समझ रहे हैं। और तकनीकी हस्तांतरण बने समझौते का हिस्सा। शांति की लाश खरी खरी, ये तंज कसा जाता है एक तरह से, देख लिया करिएगा। नीति से मुकाबले के लिए सधी चाल चलती भाजपा। ये अर्थतंत्र को टिकाऊ बनाना जरूरी है। एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस फंड एवं कार्बन फुटप्रिंट से जुड़ी घोषणाएं ग्रीन इकोनॉमी को साकार रूप दे सकती हैं। आप देखिए ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ने के साथ इनके समाधान के रास्ते खोजे जा रहे हैं। यह आर्थिक गतिविधियों के पर्यावरणीय असर का परखे बिना मुमकिन नहीं है। हालांकि कारोबारी मुनाफे पर्यावरणीय पहल के बीच संतुलन की राह इतनी आसान भी नहीं है। और आप लोग एक और देखेंगे कि पर्यावरण को जो नुकसान होता है, जलवायु परिवर्तन होता है, प्रकृति को नुकसान होता है, उसका प्रभाव हम पर भी पड़ता है। और जो गरीब देश है, अमीर लोग हों, गरीब लोग हों, सब पर पड़ता है। आप देखेंगे अगले वर्ष दिसंबर में आ जाएगी मेड इन इंडिया चिप। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर निर्माण से पूरी तरह बदल जाएगी अर्थव्यवस्था की तस्वीर। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, उपभोक्ता वस्तु, स्मार्टफोन, ईवी और रक्षा जैसे क्षेत्रों को मिलेगा लाभ। माइक्रोफोन के साथ आप देखते हैं कि 200 से अधिक छोटी कंपनियों भी आएंगी भारत, लाखों को मिलेगा रोजगार। और 76,000 करोड़ रुपए के इंसेंटिव का सरकार ने किया ऐलान। 1 लाख नई नौकरियां पैदा भी होगी, ये भी कहा जा रहा है। महंगाई से व्यक्तिगत उपभोग व निजी निवेश में आ रही कमी। आरबीआई ने अर्थव्यवस्था की स्थिति पर जारी किया लेख। और दूसरी तिमाही में आप देखते हैं कि वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में तेजी बरकरार। रिजर्व बैंक की बात हो रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। और आप देखते हैं कि 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। विदेशी मुद्रा भंडार में आप देखिए 2.35 अरब डॉलर बढ़ा। ये आप देखिए होंडा एसयूवी एक्स्टर की लॉन्चिंग 10 जुलाई को होगी। कार निर्माता कंपनी है ना, उसी की बात हो रही है। भारत में जल्द पेमेंट सेवाएं शुरू करेगा एप्पल पे।
मई में 1.12 करोड़ टन कच्चे स्टील का उत्पादन हुआ है। ये आप देखेंगे कि OMSS के तहत पहले चरण में 4 लाख टन गेहूं बेचा जाएगा। केंद्रीय सरकार ने खुला बाजार बिक्री योजना के तहत आप देखेंगे चालू खरीफ सीजन में धान की बुआई 35% तक घटी। अमेरिका भारत का व्यापार विवादों को खत्म करने का फैसला बड़ी जीत है, गोयल कह रहे हैं। अब विश्व व्यापार संगठन में दोनों देशों के बीच कोई विवाद लंबित नहीं है। वाणिज्य मंत्री बोले पोल्ट्री मामले में जल्द निकाल लेंगे समाधान। देखिए, अगर हम लोग WTO की बात करें ना, तो इस तरह के संगठनों के बारे में आपको एक समान जानकारी रखने के लिए मैं बार बार बोलता हूँ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। अंतर सरकारी संगठन है ये, ठीक है। और इसका उद्देश्य व्यापार में टैरिफ और अन्य बाधाओं में कमी लाना है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। अमेरिका में जांच की खबरों से अडानी समूह के शेयर लुढ़ के, ये आजकल आप देख रहे हैं कि अडानी के बुरे दिन चल रहे हैं। ये हाइपर लूप परिवहन निर्माण में उतरेगी टाटा स्टील कंपनी। क्या होता है हाइपर लूप? हाइपर लूप में ट्रेन की एलिवेटेड ट्रैक व सड़क मार्ग पर पारदर्शी ट्यूब के बीच से वाहन तेज गति से गुजरते, चुंबकीय शक्ति पर आधारित होने तथा परिवहन के दौरान पहियों में घर्षण कम होने, बहावा का अवरोध तुलनात्मक दृष्टि से कम होने के कारण ट्यूब के भीतर ट्रेन व कार्गो काफ़ी तेज गति से चलते हैं। आने वाले दिनों में यह हाई स्पीड व कम लागत पर उपलब्ध परिवहन प्रणाली का विकल्प होगा। यह सड़क परिवहन व विमान सेवा की तुलना में 10 गुना कम घर्षण उत्पन्न करेगा। सवाल पूछने पर पाकिस्तान के वित्त मंत्री डार ने पत्रकार को जड़ा। IMF से मिलने वाली सहायता में देरी को लेकर पूछा गया था सवाल। तो आप देखते हैं, पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। IMF के बारे में आपको बता देता हूँ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात कर रहा हूँ। और आप देखते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। इसकी स्थापना अगर देखें तो 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। पाक कराची बंदरगाह का कुछ हिस्सा UAE को सौंपेगा। ऑस्ट्रेलियाई PM अल निजी ने लिटिल इंडिया में जलेबी चाट खाई, देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर भारतीय पकवानों का लिया स्वाद इन्होंने। भारत को हथियार बेचने में तेजी लाने के लिए अमेरिकी संसद में बिल पेश, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट में पेश किया गया बिल। सांसद बोले हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा को मिलेगी मजबूती। पाक की पंजाब सरकार ने 9 मई हिंसा में गिरफ्तार की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी है। आप देखेंगे पाकिस्तान वाले हिस्से की। भारत ब्रिटेन की साझेदारी निर्णायक साबित होगी, ये सुनक कह रहे हैं। ब्रिटेन के ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक। ये भारत ब्रिटेन सप्ताह 2023 की शुरुआत से पहले आया यह बयान, और दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए यह मंच काम करेगा। ये आप देखते हैं कि लापता पनडुब्बी का मलबा मिला, कोई जिंदा नहीं बचा। उत्तरी अटलांटिक महासागर की 5 दिन से लापता पनडुब्बी टाइटन का गुरुवार को मलबा मिला है। ये आप देखिए कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक ने 1600 फीट दूर मिले टाइटन के अवशेष। अमेरिका कोस्ट गार्ड ने कहा है कि विनाशकारी विस्फोट में पांचों सवार भी मारे गए इसमें। जर्मनी में श्रम बल का संकट, हर साल 4 लाख कुशल श्रमिकों की जरूरत है और देश को 2035 तक 70 लाख कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी। नए युवाओं के आने की तुलना में बूढ़े कर्मचारी ज़्यादा हो रहे रिटायर्ड। तो आप देखते हैं कि हमारे यहाँ रोजगार की ज़रूरत है और यहाँ रोजगार में काम करने वालों की कमी है। श्रीलंका घोटाला ने कब्रों की जांच को बाधित करने का किया था प्रयास। रिपोर्ट से उजागर, पुलिस को सामूहिक कब्रों से जुड़े रिकॉर्ड को नष्ट करने का आदेश दिया था। जहां 1989 में मार्क्सवादी विद्रोह के चरम के दौरान सेना अधिकारी थे, उसी समय की ये बात हो रही सब। ये आप देखेंगे कि ये है श्रीलंका। ये आप देखिए पाक जलमरू मन्नार की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी। अटल है रोमी योस का पत्थर,
साइप्रस के समीप पाप होन्स में स्थित रोमी योस का पत्थर वैश्विक पर्यटकों के लिए एक खास जगह मानी जाती है। समुद्री लहरों के थपेटों के बावजूद हजारों वर्ष से यह पत्थर पूरी तरह सुरक्षित है। इसे प्रेम और सौंदर्य की प्राचीन ग्रीक देवी एफो एफ्रोडाइट का जन्म स्थान माना जाता है। एफ्रोडाइट को समुद्री और समुद्री यात्रा की देवी के रूप में पूजा जाता है। उन्हें लेकर अनेक कहानियां प्रचलित भी हैं। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा क्रिकेट ही पसंद किया जाता है। क्या? क्रिकेट ही पसंद किया जाता है। विंडीज दौर के लिए भारतीय टेस्ट और वनडे टीम की घोषणा। पुजारा की टीम से छुट्टी, टीम में वापसी के दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं। ये आप देखते हैं पेड़ाओ पेड़े ताइपे ओपन के क्वार्टर फाइनल पहुंचे हैं। स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी है ना पेड़ाओ, उसी की बात हो रही है। अदिति की पीजीए चैंपियनशिप में निराशाजनक शुरुआत, भारतीय गोल पर है अदिति। गंडास की मजबूत शुरुआत, भारत के मनु गंडास BMW इंटरनेशनल ओपन गोल्फ के पहले दिन 3 अंडर 69 का कार्ड खेलकर संयुक्त रूप से 20वें स्थान पर पहुंचे हैं। आनंद कार्लसन की टीमें जीती। पूर्व आप देखिए विश्व चैंपियनशिप विश्वनाथ आनंद और हो यार इरफान के शानदार खेल से गंगाज ग्रैंड मास्टर ने ग्लोबल शतरंज लीग में अपने अभियान की विजय शुरुआत करते हुए की है। ये आप देखते हैं कि हुरकाज की हार, रूबलेव क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। आंद्रे रूबलेव और जेनिक सिनर जीत के साथ आगे हाले ओपन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। 1997 में जूनियर हॉकी विश्व कप के हीरो राजीव मिश्रा घर में मृत मिले हैं। देख लीजिए। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थियों के सामने अब असली चुनौती मुख्य परीक्षा की समझ बूझ कर तैयारी करने के साथ साथ उत्तर लेखन का पर्याय अभ्यास करें और इसलिए आसानी से करें। और एक बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि देखिए 14,624 उम्मीदवारों ने उत्तीर्ण की है मुख्य परीक्षा के लिए और 1105 रिक्तियां भरी जाएंगी इस बार संघ लोक सेवा आयोग में। और आप लोगों को एक बात और, बिना देखिए मुख्य आंसर राइटिंग के कुछ उखड़ने वाला नहीं है, तो आप लोग करते रहिए। और ये आप लोगों को एक और बात बता दूं कि आप लोग आंसर राइटिंग जितनी हो सके पहली शुरुआत तो करिए। अगर 200 की जगह आप देखेंगे कि 250 300 शब्द लिख रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे सब नॉर्मल आ जाएगा। बस शुरू करिए आप लोग। और आप देख रहे हैं कि पैटर्न बदल रहा है क्वेश्चन पेपर का, प्रीलिम्स का। आप लोगों ने देखा होगा पहले आसान हुआ करता था, अब आप देखिए जिस तरह से पूछा जा रहा है, देखिए आप लोग। पहले आप देखते थे पूछ देता था 4 कथन दे देता था, उसमें से कहता था 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 2 3 4 सही है, इनमें से कोई सही नहीं है। अब आप देखते हैं कि क्वेश्चन पूछने लगे 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है। 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है। और आप देखते हैं कि अगर चारों को आप लोगों को नहीं क्लियर मालूम होगा, सटीक जानकारी नहीं होगी, तो आप गलत कर बैठेंगे, इतना भी यकीन मानिए। पहले तो आप लोग क्या करते थे कि एक आपने देख लिया, अच्छा ये गलत है, फिर उसी को आप देखते थे ऑप्शन में मिला लेते थे, अच्छा इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक नहीं है, उसी को लगा दीजिए आप जिसमें एक नहीं है, क्योंकि गलत है तो वो नहीं शामिल रहेगा उसमें। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ठीक है। महावीर मंदिर की आय पर अयोध्या के संतों की नजर। कुणाल 1948 में पटना उच्च न्यायालय के अपने निर्णय महावीर मंदिर को सार्वजनिक मंदिर घोषित कर चुका है। सन 1900 से 1948 तक का मंदिर का लिखित इतिहास, जिसमें हनुमानगढ़ी रामानंद संप्रदाय स्वामी बालानंद या फिर आप देखिए अयोध्या की कोई चर्चा नहीं है। चलिए ये मामला चल रहा है। आगरा किला की खाई में निकली ब्रिटिश काल में बनाई गई नाली। करीब 10 मीटर की यह नाली ब्रिटिश काल में बनाई गई थी। मिट्टी में आप देखिए 2 फीट नीचे दबी नाली से खाई में आता था पानी। ये बड़ी अजब कहानी। हिंदी के लिए अतुल को मिला युवा और सूर्य नाथ को मिला बाल साहित्य पुरस्कार। ये आप देखते हैं कि मैथिली, मणिपुर और संस्कृत के युवा पुरस्कार बाद में घोषित किए जाएंगे। उड़िया में युवा पुरस्कार व कश्मीर में बाह्य साहित्य पुरस्कार नहीं है। साहित्य अकादमी ने इस वर्ष के युवा और बाल साहित्य पुरस्कारों की घोषणा की है ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। और हिंदी के लिए युवा पुरस्कार अतुल कुमार राय के उपन्यास चांदपुर की चंदा को दिया गया है। अंग्रेजी के लिए अनिरुद्ध कार्निसेट्टी की पुस्तक लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन सदर्न इंडिया फ्रॉम द चालुक्याज
टू द चोलाज। पंजाबी के लिए आप देखिए संदीप की कविता संग्रह चित्र द जोग्राफिया। व उर्दू के लिए तौसीफ बरेलवी की कहानी संग्रह जहन जात को पुरस्कृत किया गया है। और हिंदी में बाल साहित्य के लिए सूरनाथ सिंह की पुस्तक कौतुक एफ, अंग्रेजी में सुधा मूर्ति की पुस्तक हैंड फेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, पंजाबी के लिए गुरमीत कड़ी आलवी की पुस्तक सची को दी कहानी। व उर्दू के लिए आप देखते हैं, उर्दू के लिए स्वर्गीय मतीन अचालपुरी की पुस्तक ममता की डोर को पुरस्कृत किया गया है। चलिए ये भी आप लोग देखा करिएगा। ये आप देखिए यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिलते हैं, देख लिया गया। बीबीसी न्यूज स्टूडियो में किया गया पहले होम वीडियो रिकॉर्डर का प्रदर्शन 1963 में आज ही लंदन स्थित बीबीसी न्यूज स्टूडियो में होम वीडियो रिकॉर्डर प्रदर्शित किया गया। इसमें एक रील थी जिस पर दोनों तरफ आप देखिए 20-20 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता था। माइकल टर्नर और नॉर्मन रदरफोर्ड ने इसे बनाया था। वाणिज्यिक रूप से यह सफल नहीं रहा था। विंबलडन में खेला गया टेनिस के इतिहास का सबसे लंबा मैच 2010 में आज ही के दिन विंबलडन में अमेरिका के जॉन इस्नर और फ्रांस के निकोलस माउथ के बीच 11 घंटे 5 मिनट का सबसे लंबा टेनिस मैच हुआ था। 22 जून को शुरू हुआ यह मैच 3 दिन में पूरा हुआ था। बाद में विंबलडन के नियमों के बदलाव करते हुए फाइनल सेट में टाई ब्रेक की व्यवस्था रखी गई। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने शास्त्रीय संगीत को दी नई ऊंचाइयां। शास्त्रीय संगीत शिरोमणि पंडित ओंकारनाथ ठाकुर का जन्म 1897 में आज ही के दिन गुजरात के आनंद जिले में हुआ था। और ग्वालियर घराने के पंडित विष्णु देवंगर पलुस्कर से संगीत की शिक्षा ली। उन्होंने संगीत मार्तंड व संगीत सम्राट की उपाधि प्राप्त की। आज़ादी की पहली सुबह रेडियो पर पंडित ओंकारनाथ की आवाज़ वंदे मातरम का प्रसारण किया था। कहा जाता है कि 1933 में जब वह इटली के दौरे पर थे तो अनिद्रा से परेशान मुसोलिनी को भी उन्होंने अपने संगीत से सुला दिया था। फेडो भारती और संगीताजलि उनकी प्रमुख अनुकरणीय रचनाएं हैं। खेल के दौरान सिर में लगी चोट के दूरगामी प्रभाव संभव हैं। उम्र के बढ़ने के साथ ही मस्तिष्क घात का जोखिम 50% तक अधिक बढ़ जाता है। निष्कर्ष को जर्नल ऑफ साइंस एंड मेडिसिन रिपोर्ट स्पोर्ट में किया गया प्रकाशित है। अंदरूनी व बाहरी भावनाओं को अलग अलग करना होगा संभव। लंगूर के मस्तिष्क के न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर का तैयार किया नक्शा। नियमित एस्पिरिन लेने वाले बुजुर्गों को हो सकता है एनीमिया का खतरा। एस्पिरिन के उपयोग की जटिलता में से एक रक्तस्राव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन एनीमिया को नापा नहीं गया। और जब इसकी जांच शुरू हुई तो पाया गया कि बुजुर्गों में फेरिटिन या रक्त में आयरन के स्तर में भी गिरावट आई है। हीमोग्लोबिन को सालाना मापा गया और फेरिटिन को 3 साल तक मापा गया। डाटा से पता चला कि कम खुराक वाली एस्पिरिन प्राप्त करने वाले लोगों में एनीमिया विकसित होने का जोखिम 23.5% था। परिणामों के अनुसार हीमोग्लोबिन में कमी, फेरिटिन सांद्रता में अधिक गिरावट देखी गई है। कैंसर की दवाएं मलेरिया के विरुद्ध भी हो सकती हैं कारगर, यह अनुसंधान कह रहा है। नेवले से मिलकर वाच को भागने पर किया मजबूर। नेवलों ने मिलकर, देख रहे हैं, एकजुटता दिखाकर। लाइटर्स ऑफ कोरिया प्रदर्शनी। ब्राजील के साओ पाउलो शहर में स्थित कोरियाई सांस्कृतिक केंद्र में लाइट्स ऑफ कोरिया की अद्भुत प्रदर्शनी आयोजित की गई। ब्राजील में कोरियाई लोगों के आगमन की 60वीं वर्षगांठ पर इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें 1200 लालटेन का इस्तेमाल करके रंग बिरंगी टनल बनाई गई है और इसे दोनों देशों का संस्कृति का संगम भी कहा जाता है। ये मूवियों से जुड़ी ही खबरें हैं। आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना है तो छोड़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज की न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। मेहनत आपको करनी है, ठीक है।